अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी एक आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जी ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी, यानी इलेक्शन को मशकूक बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इलेक्शन हर सूरत साफ शफाफ तरीके से मुनक्किद किया जाएगा, लेकिन एक आला ओहदेदार है जो ये कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन को मशकूक बनाए। अब जाहिर है इस बयान को पढ़ने के बाद फ़ौरन ज़हन में ख्याल आता है कि वो आला ओहदेदार कौन है। तो दो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको सारी सूरत वाज़ेह हो जाएगी आपके लिए। देखिए, 2 दिन पहले सदर ने एक ख़त लिखा था निगरान वज़ीर आज़म को, और उसमें उन्होंने कहा था कि बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म से सदर ने कहा था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इस हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात हैं उस पर गौर किया जाए, और कहा था कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी और अदालत से रिलीफ के बाद दोबारा गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। यह भी कहा था कि शहरियों के कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, और यह भी कहा था कि सियासी जमात का रुकन होना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। यानी तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। ये सारी बातें सदर आरिफ अलवी साहब ने ख़त में निगरान वज़ीर आज़म से कही थी। उसके बाद कोई जवाब तो नहीं आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, लेकिन वज़ीर आज़म के वज़ीर जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से आज जवाब आया। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने क्या जवाब दिया है सदर साहब को इस मामले पर, ज़रा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब फरमाते हैं कि पूरी कौम की ख्वाहिश है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब विफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और ऐसा तासुर न दें जिससे लोग उन्हें एक जमात के तर्जुमान के तौर पर देखें। बदकिस्मती से जैसे जैसे हम इंतखाबात के करीब जा रहे हैं, सदर मुमलिकत के बयानात उनके आइनी के दास से मुतसादिम नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंतहाई तनदही और ज़िम्मेदारी के साथ इलेक्शन की तरफ गामज़न है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है और तमाम जमातों को आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। अब ये देखें कितना बड़ा झूठ है कि तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है, क्योंकि पीटीआई तो वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर पा रही, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर पा रही, और अदालतों से इजाज़त लेने के बावजूद नहीं कर पा रही। और मौसूफ फरमाते हैं कि तमाम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया, तमाम जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, जबकि नहीं है। ऐसे में सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर मौके फराहम न करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है। यानी ये कह रहे हैं कि सदर ने जो कहा है कि बराबर मौके फराहम नहीं किए जा रहे, बड़ा अफसोसनाक है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्या बराबर मौके फराहम किए जा रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि क्या बराबर मौके फराहम किए जा रहे हैं। यानी झूठ इतनी सफाई के साथ बोलो कि सच लगने लगे, इस पर अमल कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। कितने कॉन्फिडेंस से फरमा रहे हैं कि सदर मुमलिकत की तरफ से बराबर मौके फराहम न करने की शिकायत बहुत अफसोसनाक है। फिर वो कहते हैं सदर साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले लोग ही पिच उखाड़ कर और विकेटें लेकर मैदान से भागे थे। हम उम्मीद करते हैं कि सदर साहब इलेक्शन कमीशन के आईनी इदारे को अपना काम करने देंगे और एक सियासी जमात के कारकुन बनने के बजाय पूरे मुल्क के सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जो कि उनका आईनी फरीज़ा है। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब का ट्वीट है, और ये बहुत ही अफसोसनाक झूठ है। मतलब झूठ वैसे ही अफसोसनाक होता है, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। और किस तरह से, यानी बजाय इसके कि सदर की बात पर गौर करते और कहते कि हाँ तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उन्हें कह रहे हैं कि जनाब आप गलत फरमा रहे हैं कि नहीं मिल रही। तमाम जमातों को बराबर, सबको अपनी इलेक्शन कैंपेन करने की मुकम्मल इजाज़त है, और कितनी इजाज़त है ये रोज़ आपको हम बताते हैं। तो ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने फरमाया। इसके बाद अब तीसरा बयान जो आया वो आया इलेक्शन कमीशन का, जिसमें वो कहते हैं कि एक आला ओहदेदार को इलेक्शन की शफाफियत मशकूक बनाने नहीं देंगे, और उनकी तरफ से ये अफसोसनाक है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो इसको कंट्रोवर्सी बना दिया गया है, जबकि सदर ने कहा था कि इस पर गौर करें कि एक सियासी जमात कह रही है कि उसको इजाज़त नहीं है। तो इस तरह के जनाब हालात चल रहे हैं। आज एक और मामले की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मियां असलम इकबाल साहब के भाई जो हैं अमजद इकबाल, उनका एक वीडियो बयान हमारे सामने आया, और उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई की मज़म्मत उन्होंने की, और कहा कि वो इस पर तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके अलावा उन्होंने क्या फरमाया था, ज़रा मैं आपको खुद ही सुन लीजिए, मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये असलम इकबाल के भाई अमजद इकबाल क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अमजद इकबाल है, मैं मियां असलम इकबाल का भाई हूँ, और 23 साल से मैं
सियासत कर रहा हूँ और आज़ाद हैसियत से पहले 2 बार जीता भी हूँ और आवाम की खिदमत के लिए शब रोज़ पहले भी काम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। हम किसी भी शर्त पसंद अनासर से ना कोई तल्लुक है, ना था और ना रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पे हमेशा एतमाद किया है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आज़ाद हैसियत से PP 171 से इलेक्शन में कंटेस्ट करूंगा। और मियाँ अफजल इकबाल जो मेरा भाई हैं वो भी PTI से उनका कोई तल्लुक ना है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए जो भी हमारी खिदमात हैं हम सरअंजाम देते रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि जी 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने एक तो कहा कि जी किसी शर पसंद या तशद्दुद पसंद से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, मतलब ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, 9 मई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे भाई असलम इकबाल भी अब तहरीक इंसाफ में नहीं रहे, ये इन्होंने अपने भाई के हवाले से कहा। लेकिन असलम इकबाल साहब ने इस पर 2 ट्वीट्स की हैं। पहली ट्वीट में वो कहते हैं कि मेरे मुतालिक मन घड़त खबरें गर्दिश कर रही हैं, मेरा अपने भाई मियां अमजद इकबाल के सियासी फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा, ये असलम इकबाल साहब ने जवाब दिया। दूसरी एक ट्वीट उनकी दोबारा आई बाद में और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा। जहाँ तक मेरे भाई मियां अमजद इकबाल का ताल्लुक़ है, 3 हफ्ते पहले उन्हें अगवा किया गया और उनका वीडियो बयान और तहरीरी बयान लिया गया। चलिए जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अलबत्ता हर किसी को अपनी राय और सियासत का हक़ हासिल है। मैं उनको नए अंदाज में सियासत पर गुड लक कहता हूँ। मैं अपने हल्के के अवाम को कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और 22 झूठे मुकदमात किए गए हैं, जबकि मैं 7 मई से अपने निजी काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर था, जिसकी तफसीलात पहले बता चुका हूँ। दरख्वास्त है कुछ यूट्यूबर्स व्यूज़ के चक्कर में मेरे मुतालिक झूठी खबरें चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मियां अमजद इकबाल का वीडियो बयान गौर से सुनें और उन्हें अपनी ट्वीट की तस्दीक करें आपका शुक्रगुजार हूँगा। ये हैं मियां असलम इकबाल साहब की ट्वीट्स और उन्होंने इससे ऐलान ला ताल्लुक़ी किया अपने भाई के इस फैसले से और कहा कि मैं अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। एक और अहम खबर है आज की और वो है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की मुद्दत मुलाजमत है, उसमें तौसीक़ कर दी गई है। इसकी पहले काफ़ी दिन से खबरें तो चल रही थी लेकिन अब इसकी वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी जो है वो पॉलिसी के तसलसल के लिए की गई है। ये अहम बयान है कि पॉलिसी के तसलसल के लिए की गई है। अच्छा, अब यही इमरान खान उस वक्त मांग रहे थे जब वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI कुछ अर्सा 2-3 महीने कंटिन्यू करें ताकि अफ़गानिस्तान वाला मामला ये निमट जाए। इमरान खान की यानी उस मुतालबे को रद्द कर दिया गया था और पॉलिसी के तसलसल के लिए जनरल फैज़ हमीद को नहीं लगाया गया था। लेकिन अब बहरहाल ये फ़ैसला है हुकूमत का, अल्लाह करे कि ये अच्छे के लिए हो और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी 2-3 मरतबा कुछ जर्नलों को की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई थी DGISI के ओहदे पर बैठे हुए लोगों को, तो एक मरतबा फिर ऐसा किया गया है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको नैब ने तलब कर लिया है। फवाद चौधरी साहब पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, पूरा प्रेशर उनके ऊपर डला हुआ है इस वक्त और अब उनको 13 नवंबर को नैब ने तलब किया है। नैब की जो तलबी का नोटिस है उसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब को 13 नवंबर की सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। फवाद चौधरी पर जहलम पेंडादन खान कैरेज वे की तामीर के मंसूबे के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसमें सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया। नैब का इल्ज़ाम है कि फवाद चौधरी और उनके ख़ानदान ने कैरेज वे के अतराफ़ अराजी ख़रीद कर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। फवाद चौधरी ने मंसूबे के ठेकेदार से गैर कानूनी फ़वाइद भी हासिल किए। ये फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है नैब का और नैब ने अब उनको तलब किया है कि वो आएँ, तहकीकाती कमेटी जो है उसके सामने, टीम के सामने पेश हों और पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें और बताएं कि ये क्या मामला है। अच्छा जनाब, हमारे एक दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, लाहौर में अदालत की बीट करते हैं और बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें निकालते हैं और बड़े एक्टिव हैं। तो उन्होंने सरम जावेद के वालिद से जो कि अदालत आए होंगे उनसे मुख्तसर इंटरव्यू किया और उनसे सवाल किया कि
सनम जावेद को तहरीक इंसाफ ने टिकट देने का फैसला किया है, तो वो किसके मुकाबले में उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? शरीफ ख़ानदान के किस बड़े के ख़िलाफ़ उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए? सनम जावेद के वालिद ने क्या जवाब दिया है, ज़रा ये सुन लीजिए। लेकिन साहब ने यह फैसला किया है कि वो सनम जावेद को टिकट देंगे। आपकी क्या ख्वाहिश है कि सनम जावेद किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़े? मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, या कौन से उम्मीदवार आप समझते हैं कि उनके मुकाबले में उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए? अगर मेरी जाती राय की बात होती तो मैंने 2007 में सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में सियासत नहीं हो रही, इस मुल्क में नौकरी होती है। अगर नई नस्ल ये समझती है कि वो कोई तब्दीली ला सकती है और इमरान खान उसको लीड कर सकता है, वो इमरान खान बेहतर जानता है कि वो किस सीट पे उसको टिकट देगा। वो जिस सीट पे भी उसको टिकट देगा, खा वो मरियम हो, खा वो भगौड़ा मुजरिम नवाज शरीफ हो या बूट पॉलिश शहबाज शरीफ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो समझती है कि वो इस मुल्क में बेहतरी ला सकती है इमरान खान की क़यादत में, और वो कोई हकीकी आज़ादी का जो दावा लगा रहे हैं वो हो सकता है, तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। मरियम उसके कैलिबर की नहीं है, भगौड़ा मुजरिम जो है वैसे ही मुजरिम है, शू पॉलिश बगैर जूतों के पॉलिश के और कोई काम कर नहीं सकता। वो बहुत समझदार है। अगर उसने किसी के मुकाबले में भी ज़माना इलेक्शन लड़ा, मरियम तो उसके मुकाबले की कैंडिडेट ही नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि अगर उसने इलेक्शन लड़ना है तो जिसको वो भगौड़े को वो मुसल्लत करना चाहती हैं उसका रास्ता रोके। अच्छा, एक इसमें मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिम भी किया है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले तो ये चाहूँगा कि सनम जावेद इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो ना लड़ें। लेकिन अगर उन्होंने लड़ना ही है तो फिर मरियम के मुकाबले में ना लड़ें, क्योंकि मरियम उनका कैलिबर नहीं है। उनका कैलिबर फिर नवाज शरीफ बनता है, नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। अब बड़ी ये बोल्ड बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर तहरीक इंसाफ ने सनम जावेद को टिकट दिया तो किसी बड़े के मुकाबले में देगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर नवाज शरीफ के ख़ानदान के किसी भी बड़े के ख़िलाफ़ सनम जावेद इलेक्शन लड़ती हैं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा, और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। सनम जावेद जीत भी सकती हैं, बल्कि उनके जीतने के इम्कानात बहुत रोशन होंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि ऑलरेडी नून लीग के बड़े ये गौर व फिक्र कर रहे हैं कि वो लाहौर से बाहर निकल कर देहाती हलकों से जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर उनके लिए साजगार नहीं रहा, हालात साजगार नहीं हैं, लाहौर साजगार नहीं रहा। और ऐसे में अगर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कोशिश करेगी तो उसके नतीजे में तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए करना। तो अब ये है जी इस वक्त की सूरत हाल मुल्क में। और वो जो इलेक्शन के हवाले से हमें चूँकि कह रखा है काजी फाइसा साहब ने कि किसी ने ये सवाल नहीं करना कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इससे बेयकीनी फैलेगी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो अब हो ही रहे हैं। तो इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करे हों, लेकिन वैसे ना हों जैसे सदर ने खदशात का इजहार किया है, वैसे हों जैसे इलेक्शन कमीशन ने कराने का वादा किया है और मुर्तज़ा सोलंकी साहब जैसा कि दावा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वैसा वो हकीकत का भी रूप धार ले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।